शुरू। 105 शब्द प्रति मिनट शुरू। देश की राजधानी के दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की एक बच्ची से बलात्कार और उसे जला देने की जैसी घटना सामने आई है, वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दहला देने के लिए काफ़ी है। इससे यही साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के तमाम दावे महज भाषणों, वक्तव्यों और कागजों तक सिमटे हुए हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली कैंट इलाके के पुराना नागल गांव में परिवार के साथ रहने वाली एक दलित बच्ची पास ही स्थित शमशान से पीने का पानी लाने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। कुछ देर बाद वहां के पुजारी ने उसकी मां को बुलवाकर कहा कि करंट लगने से लड़की की मौत हो गई है। मामले को दबाने के लिए उसने यह समझाने की कोशिश की कि पुलिस में शिकायत करने पर पोस्टमार्टम होगा और लड़की के सभी अंग निकाल लिए जाएंगे, इसलिए इसका अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया जाए। फिर बिना परिवार की सहमति लिए लड़की के शव को आनन फानन में जलाया जाने लगा। इस पर लड़की की मां और वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया। पैरा कहने को सभी स्तरों पर पुलिस की चौकसी का दावा किया जा रहा है, मगर यह घटना बताने के लिए काफ़ी है कि अपराधों की रोकथाम को लेकर वास्तव में कितनी सजगता है। विडंबना यह है कि पुलिस को जहां आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी, वहीं मार डाली गई बच्ची के परिवार ने शिकायत की कि पुलिस ने उन पर मामले को हल्का बनाने के लिए बयान देने का दबाव बनाया, जबकि उनकी बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बाद में जब मामले ने तुल पकड़ना शुरू किया, तब पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। सवाल है कि घटना से पहले अपराधी के भीतर वह कौन सी निश्चिंतता थी जिसकी वजह से उसने ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया। फिर घटना के बाद ड्यूटी से लेकर जिम्मेदारी के स्तर पर पुलिस ने जैसा रवैया दिखाया, क्या वह पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिहाज से उचित कहा जा सकता है? इस वाकये ने करीब 10 महीने पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई उस घटना की तस्वीर को सामने रख दिया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार की शिकार 19 साल की एक दलित लड़की की मौत के बाद पुलिस के संरक्षण में आधी रात को आनन फानन में उसका शव जला दिया गया। तब भी ये आरोप लगे थे कि पुलिस ने खुद सबूतों को कमजोर करने या मिटाने में सक्रिय भूमिका निभाई। पैरा दरअसल दिल्ली की घटना ने फिर यह बताया है कि समाज में दलित, वंचित जातियों या कमजोर तबकों के खिलाफ अपराधों के मामले में सत्ता और पुलिस का तंत्र जरूरी संवेदनशीलता नहीं बरत पाता है। सवाल है कि सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिहाज से अपराधों के मामले में पुलिस का रवैया इस कदर संवेदनहीन और अपनी जिम्मेदारियों के विरुद्ध कैसे और क्यों हो जाता है? क्या यही पुलिस सक्षम तबकों के साथ होने वाली किसी भी आपराधिक घटना के वक्त ऐसा रुख अख्तियार कर पाती है? एक तरफ दिल्ली सरकार और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली यहाँ की पुलिस अक्सर दावा करती है कि वह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं को
पूरी तरह सुरक्षित माहौल देगी। लेकिन निर्भया कांड के 8 साल से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद उस सिलसिले में कोई बदलाव नहीं दिखता है। दिल्ली में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार और पुलिस को अगर अपने ऊपर जनता का भरोसा कायम रखना है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधियों को सख्त सजा और पीड़ित परिवार को समय पर इंसाफ दिलाया जा सके। पेरा बड़े शहरों और महानगरों में सरकारी भूमि, वन क्षेत्र, पार्कों वगैरह के लिए निर्धारित भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा कर भवन खड़े कर लेना पुरानी समस्या है। इस तरह के कब्जों को हटाने के लिए सरकारों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। बार बार अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसे में गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास फैले विशाल वन क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए निर्माण हटाने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एक सबक हो सकता है। अरावली पहाड़ियों पर फैले इस वन क्षेत्र में हजारों घर बना लिए गए थे। स्वाभाविक ही इसे उस वन क्षेत्र का अस्तित्व संकट में पड़ गया। अदालत ने फरीदाबाद नगर निगम को वे कब्जे हटाने का आदेश दिया था। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण गिराए भी गए, मगर कुछ स्वयंसेवी संगठन मांग कर रहे थे कि उजाड़े जा रहे लोगों का पुनर्वास किया जाए। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया। अदालत ने पाया है कि उस इलाके में ज़्यादातर लोग किराए पर रह रहे थे और आदेश के बाद वे वह ठिकाना छोड़कर कहीं और चले गए हैं। बहुत सारे लोगों के आश्रय का बंदोबस्त भी किया गया है। इस तरह के अवैध कब्जों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। पेरा छिपी बात नहीं है कि सरकारी जमीन पर इस तरह कब्जा दिलाने में कुछ राजनीतिक लोगों की सह होती है। कुछ भूमाफिया फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर लोगों को जमीन बेच देते हैं। वहां बसने वालों को भरोसा दिलाया जाता है कि जहां बड़ी संख्या में लोग घर बनाकर रहने लगते हैं, उन्हें सरकारें नहीं हटाती। बरसों से ऐसा ही देखा जाता रहा है। दिल्ली के अनेक इलाकों में जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की या पार्कों के लिए चिन्हित भूमि है, उन पर कब्जा कर बस्तियां बसा ली गई और अब वे पक्की कॉलोनियों में तब्दील हो गई है। दिल्ली में हर राजनीतिक दल कच्ची और अनअधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का आश्वासन देकर अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास करता देखा जाता रहा है। यह भी उजागर है कि झुग्गी बस्तियों तक में कई छुट भय राजनेता फर्जी नाम से जमीन कब्जा किए होते हैं। अगर कभी झुग्गी बस्तियों को हटाने का अभियान चलता है तो उसके बदले उन लोगों को भवन या भूखंड दिलाया जाता है। वैसा ही भरोसा शायद अरावली पर घर बनाकर कर रहे हजारों लोगों को भी रहा होगा। पेरा उजाड़े जा रहे लोगों के पक्ष में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का दावा है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी थी। जिन लोगों ने उन्हें जमीन बेची, अब उनका कोई पता ठिकाना नहीं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से उस इलाके में बिजली पानी का भी बंदोबस्त हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से
भूमाफिया के मंसूबे पर तो पानी फिर गया है, पर जिन लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी और घर बनवाया था, उन्हें भारी चोट पहुंची है। किसी भी सरकारी जमीन या वन क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध कब्जे को उचित नहीं ठहराया जा सकता, मगर ऐसे लोगों पर नकेल कसना भी जरूरी है जो ऐसे कब्जे दिलाकर गरीब लोगों की गाड़ी कमाई हड़प जाते हैं। वे रसूखदार लोग होते हैं और अक्सर कानून की नज़र से बच जाते हैं। इस मामले में जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक अवैध कब्जे की प्रवृत्ति पर रोक लगाना मुश्किल बना रहेगा। स्टॉप।